नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल के दंगल में बीजेपी ने ममता बनर्जी पर एक ऑडियो बम फोड़ दिया है और यह तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री ढाका में है। आधी तृणमूल कांग्रेस तो इसलिए परेशान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरे भाई, नदी के उस पार कहां चले गए, बांग्लादेश कहां चले गए, और वो भारत की डिप्लोमेसी को इंटरनल पॉलिटिक्स से जोड़ते हुए इसका विरोध कर रहे हैं कि मथुरा के मंदिर कहां चले गए, एक नहीं दो मंदिर कैसे चले गए, क्या हो रहा है भाई, ये कैसे चले गए प्रधानमंत्री ढाका। और उसी दिन बीजेपी के पश्चिम बंगाल यूनिट ने यह ऑडियो सार्वजनिक किया और अभी कुछ देर पहले मुझे बताया जा रहा है, पूछता है भारत शुरू होने से कुछ क्षण पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है, हामी भर दिए कि हां बात की, क्योंकि उन्हें पता है असलियत है तो छुपेगी कैसे। पर यह कह रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की जनता या किसी भी और राजनेता से बात नहीं कर सकती? बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है कि इंटर पार्टी कम्युनिकेशन है, यानी पार्टियों के बीच में बातचीत हो रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पहला आज फेज वोटिंग हो रही है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, अगर बीजेपी का दावा पूरी तरह माना जाए तो आज सुबह 10:30 से 11:30 के बीच में कॉल करती हैं बीजेपी के नेता को और कहती हैं कि आ जाओ भैया, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। इससे क्या अनुमान लगाया जाए, टीएमसी ने भी इस ऑडियो टेप की बातचीत पर मुहर लगा दी है। अब बीजेपी इसी को लेकर दीदी पर हमलावर है, लेकिन ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश यात्रा को लेकर लगातार उन पर हमला बोल रही हैं। प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे को चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी ओराकांडी के मतुआ समुदाय के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। ओराकांडी वो जगह है जहां मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था। यह समुदाय बंगाल चुनाव में वोटों के लिहाज से काफी मायने रखता है, लेकिन यह समझना पड़ेगा यह भारत और बांग्लादेश के बीच की बात है, यानी यह डिप्लोमेसी है भारत की। आप डिप्लोमेसी को आप देखेंगे कि कब भारत में इलेक्शन है, कब प्रधानमंत्री कहां है, तो ऐसे तो प्रधानमंत्री जाए ना, कल को पंजाब में इलेक्शन होगा, प्रधानमंत्री इंग्लैंड जाएंगे, कनाडा जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि भैया ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादातर पंजाबी कनाडा में रहते हैं, ज्यादातर पंजाब के जो प्रवासी हमारे भाई हैं वो सब वहां रहते हैं, तो आप वहां पे जाके वो कर रहे हैं, यूएस में जा रहे हैं, आप लंदन जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, तो जाएंगे कहां प्रधानमंत्री? भाई भारतीय तो हर एक देश में रहते हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी हमको, बस इतनी सी बात है। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा को चुनावी चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक जीत पर बंगाल में राजनीति क्यों रही है? पूछता है भारत। और मतुआ समुदाय से मिले प्रधानमंत्री मोदी तो विरोधियों में क्यों है बेचैनी? पूछता है भारत। और बीजेपी को सीधे ललकारने वाली ममता बनर्जी अब बीजेपी नेता से मदद क्यों मांग रही हैं? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में बीजेपी के इस टेप खुलासे के बाद क्या मान लिया जाना चाहिए कि ममता हार की कगार पर है क्या? पूछता है भारत। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को धोस देने की कोशिश करती है। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में एक ऑडियो टेप से घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने टेप जारी करते हुए दावा किया है कि ममता बनर्जी उनके नेता प्रलय पाल से मदद मांग रही हैं। प्रलय पाल नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी हैं, जिसे टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी मैदान में उतरी हैं। তুমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। একটু এবার একটু আমাদের সাহায্য করো, আমাকে দেখলে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু সেটা তো আপনি আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল, আপনার আদর্শ ভিত্তিতে, এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে ১১ সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয় আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। ৫ জন ব্রাহ্মণ ডেকে
হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন পলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच हुई बातचीत का ये कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी ने इस टेप के जरिए ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ममता नंदीग्राम में हार के डर में हैं, इसलिए बीजेपी नेताओं के आगे मदद मांग रही है। बीजेपी ऑडियो टेप जारी करके नंदीग्राम में ममता बनर्जी को घेर रही है, तो दीदी भी चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे को लेकर हमलावर हैं। खड़गपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इधर में इलेक्शन चल रहा है और बांग्लादेश में जाके बंगाल का बारे में भाषण देता है। इट इज टोटली वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। बंगाल के सियासी रण में महाभारत छिड़ी हुई है। टीएमसी और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला है। पाप का घड़ा भर चुका है। लेकिन सबकी नजरें नंदीग्राम पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे को लेकर भी सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत की कूटनीतिक जीत पर सियासत क्यों हो रही है, पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि प्रधानमंत्री बांग्लादेश में है, मतुआ समुदाय के मंदिर में है, ओराकांडी में है, तो यहां ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है। मेरे साथ होंगे बीजेपी के सांसद राज्यसभा के सुधांशु त्रिवेदी, प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ हैं, राखी मित्रा जी मेरे साथ हैं, विनय सिंह है लेखक मेरे साथ, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रत्नाकर त्रिपाठी जी हैं, शुभांकर भट्टाचार्य हैं, सुजाता पॉल है, विवेक श्रीवास्तव हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी और प्रोफेसर राखी जी, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले जा रहा हूं त्रिपाठी जी के पास। तो वरिष्ठ नेताजी जरा ये बताइए कि ममता जी, पहला रत्नाकर जी ये बताइए, 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए कौन सी पार्टी है ना, एक मिनट के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, ये सिर्फ इतना बताइए, पहला फेज है, आज वोटिंग हो रही है, बीजेपी ऑडियो लाती है कि ममता बनर्जी बीजेपी के एक नेता को बोल रही है भैया आ जाओ नहीं तो मैं हार जाऊंगी। अभी तक मैं ये कह रहा था, कथित ऑडियो में कह रहा था अगर इसकी पुष्टि होती है तो, मैं अभी भी ये कह रहा हूं, लेकिन टीएमसी ने मान लिया है। टीएमसी ने कहा हाँ हमारा टेप है और बात करने में क्या गलती है, कोई गलती नहीं है। लेकिन एक प्रदेश की इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर जो आज जनता के बीच में जा रही है, बीजेपी के साथ ऑडियो आता है नेता के साथ, अरे भाई तुम तो हमारे ही थे, तुम तो टीएमसी में थे, वापस आ जाओ, नंदीग्राम में जरूरत है तुम्हारी। त्रिपाठी जी 1 मिनट के लिए कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, एसपी, बीएसपी भूल जाइएगा, एक राजनेता के तौर पे बताइए इसका आकलन कैसे करेंगे आप। अगर ममता बनर्जी नहीं, सिर्फ एक मुख्यमंत्री का ऑडियो है, 1 सेकंड हटा दीजिए, टीएमसी पे हाथ रख दीजिए और अब बताइए, प्लीज बताइएगा, सच प्लीज। ऐश्वर्या जी कभी चुनाव लड़े हैं आप? नहीं सर, मैं तो पत्रकार हूं, आप ही लड़ लीजिए, आप नेता हैं सर, नेता आप है, मैं नहीं हूं सर। तो मैं बता रहा हूं, बताएं प्लीज बताएं। मैंने छात्र संघ का जी मैं बीएचयू छात्र संघ का चुनाव लड़ा हूं। अच्छा, मैं बता रहा हूं, हाँ। ये स्ट्रेटेजी चलती है। हम लोग तो लास्ट डे तक 8 बजे से छात्र संघ का चुनाव होता था, 2 बजे उसका पटाक्षेप होता था। हाँ। हम लोग उस समय जो जुलूस भी चलते थे ना, उसमें से रोक के बोलते थे कि यार ऐसा करा कि यार आपने लोगों ने क्या कहा था कि हमें वोट कर दें, हाँ। हमारा वोट हो जाए, अगले बार तो के लड़ा दे, तू जीतत ना हुआ। हाँ। ये तो एक पॉलिसी है। अगर नहीं होता तो ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने उनको धमकाया नहीं। ऐश्वर्या जी, मैं एकदम राजनेता की तरह बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, वही बोल रहा हूँ। ये एकदम सीधे चलता है। चुनाव में हम लोग कहते हैं कत्ल की रात है, एक दिन पहले हर समय 1-1 सेकंड में लोग अपने को, और क्या बोलेंगी वो कि क्या तुम अगर नहीं आओगे तो हत्या करा दूंगी। आदमी यही बोलता है कि यार तुम तो अपने थे, तुम कहां उधर चले गए, आओ ना हमारे पास आओ, वहां क्या मिलेगा तुम्हें, अगर तुम नहीं आओगे तो हम जीत जाएंगे। हम आपसे नहीं बोलेंगे। एक वोट कीमती होता है। 1 वोट गुर्जर गवांगों ने दिया था, सरकार गिर गई थी वाजपेयी जी की, ये बात याद रखिए। इसको अगर आप मुझे कहेंगे, मैं हालांकि कसम नहीं खाता, लेकिन मैं कह रहा हूं बाबा विश्वनाथ की कसम, इसमें कोई गुरेज नहीं है। अंतिम समय तक हम लोग भी मानते थे। राखी मित्रा आपसे संतुष्ट नहीं लग रही है, कुछ कह रही हैं आप? ने ये नहीं कहा। राखी मित्रा जी कह रही है, प्रोफेसर रागी आ रहा हूं आपके पास इसके बाद। देखिए जो भी एक्चुअली, देखिए ऐश्वर्या जी, हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूं। आपने मुझसे कहा कि आप राजनेता के तौर पे बताइए। हाँ बिल्कुल, मैंने बता दिया बिल्कुल। अब कोई आप मुझसे संतुष्ट ना हो, कोई ना हो, उसके लिए मैं अपने शब्द नहीं बदल सकता। मैं खुद कह रहा हूं ना। अरे मत बदलिए ना अपने एक त्रिपाठी जी, क्यों आप बदल रहे हैं? कहा था क्यों आप बदल रहे हैं? राखी जी कुछ बोल रही है, बोलिए। राखी जी कुछ बोल रही है, राखी जी।
राखी जी बोल रहे हैं, बोलिए राखी। ऐश्वर्या जी, आज सुबह भी पश्चिम मिदनापुर से ममता दीदी बोल रही थी खेला होबे, अमित शाह होदल कुतकुत दिल्ली से बैठकर इलेक्शन कमीशन चला रहे हैं, और वही ममता दीदी अब हाथ जोड़ के बोल रही है भाई मेरे पास आ जाओ, मेरे को जितवा दो। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट। सुबह ही आज ममता दीदी ने पश्चिम मिदनापुर में धमकी दी है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, भाई साहब एक मिनट, मैं नहीं बोल रही थी, आप जब बोल रहे थे सुन लीजिए भाई साहब, मैं नहीं बोल रही थी जब आप बोल रहे थे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जब बात आती है, आप लोग बोलते हो प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए हैं, ठीक है, तो ममता दीदी पश्चिम मिदनापुर से आज जहां इलेक्शन हो रही है वहां की माँ बहनों को क्या बोल रही थी, ममता दीदी के पेज से जाकर सुन लीजिए। वो उनको बोल रही थी हाथे খুন্তি ঝাড়ু সবকিছু নিয়ে ইলেকশন কমিশনের লোকদের পেটাবে, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तब लागू नहीं था भाई साहब, जब पश्चिम मिदनापुर से जहां वोटिंग हो रही है वहां की माँ बहनों को वो एड्रेस कर रही थी, तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ थी भाई साहब, जरा बता दीजिएगा। आप लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी की बात। प्रोफेसर रागी और उसके बाद आ रहा हूँ सुजाता जी, विवेक जी आपके पास। तो प्रोफेसर रागी बोल रहे हैं, प्रोफेसर रागी के पास जा रहा हूँ। प्रोफेसर रागी, ऐश्वर्या, सुजाता पॉल जी, प्रोफेसर रागी, त्रिपाठी जी एक मिनट, ऐश्वर्या बोलिए सर। ऐश्वर्या, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की जो बांग्लादेश की यात्रा है वह एक बहुत भारी कूटनीतिक जीत है। मुझे लगता है कि उसे बंगाल की राजनीति से और बंगाल में होने वाले चुनावों से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। इस देश में हर 3 महीने और 4 महीने के बाद एक चुनाव होते हैं, और यदि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाकर के यदि कोई संबोधन करता है या वहाँ मटुआ समाज के मंदिर में वो जाते हैं, उनके लोगों से मिलते हैं, स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री, आप यदि 6-7 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा को देखें तो जब भी वो विदेश गए हैं देश के लोगों के साथ कहीं न कहीं अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोगों के साथ उन्होंने एक संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। आज तक जितना प्रवासी भारतीय है, जितना प्रवासी भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोड़ा है और उनको राष्ट्र में योगदान देने के लिए प्रेरित किया है, मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा संवाद इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपने प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद स्थापित किया हो। और तो स्वाभाविक है कि भारत हिंदू समुदाय, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय जो है, मैं उनको प्रवासी भारतीय नहीं मान, वो प्रवासी भारतीय नहीं है, लेकिन एक बृहत हिंदू समाज के वो हिस्से हैं जी। देखिए वो बांग्लादेश के अंदर रहने वाले हिंदू जो हैं वो प्रवासी नहीं हैं, वो एक बृहत हिंदू समुदाय के सदस्य हैं। उनमें से बहुत सारे लोग आज भारत के अंदर 3 करोड़ हैं, वहाँ भी 2 करोड़ के आसपास की आबादी है। उनके साथ संवाद करने में कोई बुराई नहीं है, और उसका बंगाल की राजनीति। सुजाता पॉल जी, विवेक जी आ रहा हूँ, विवेक जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। इलेक्शन कमीशन आपके विवेक जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। सुजाता पॉल जी, एक तरफ तो सुजाता पॉल, एक तरफ मैंने आपका वो वीडियो देखा जो आपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डाला है, एक तो प्रधानमंत्री मथुआ जाते हैं, उससे क्या दिक्कत है। दूसरी बात, ममता बनर्जी जिस दिन वोट होता है उस दिन कॉल करती है बीजेपी वाले को, बोलती हैं आ जाओ। अभी तक तो मैं कह रहा था कथित ऑडियो, लेकिन अब तो टीएमसी ने मान लिया है, कुछ क्षण पहले ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मान लिया है। सुजाता पॉल जी, देखिए, आपको इतना क्लियर कर दूं कि मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करती हूं और कांग्रेस पार्टी टीएमसी के विरुद्ध चुनाव लड़ी है, लेकिन मथुआ कम्युनिटी की जो बात है, आपने मेरे वीडियो से देखा होगा कि 3 करोड़ वोट्स को प्रभावित करेंगे 70 विधानसभाओं में, और ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के विरुद्ध है, और इसमें चुनाव आयोग कार्यवाही नहीं कर रहा। इसके बारे में 2 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक वीडियो भी आया है जो हर बंगाली चैनल में चल रहा है, नेशनल चैनल्स पे नहीं चल रहा है। और इसके बारे में टीएमसी के जो सांसद है डेरेक ओब्रायन, उन्होंने ट्वीट भी किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उनके कंट्रोल में है। या तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी से निकाल दे, और या फिर उनकी बात को मान ले। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक चीज अवश्य, सुधांशु त्रिवेदी, अब एक और चीज बोलिए, आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। बांग्लादेश में ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से सत्याग्रह करके जेल गए बांग्लादेश की आजादी के लिए, अपना मखौल उड़ा रहे हैं और पाप का घड़ा सचमुच में
भारतीय सुधांशु त्रिवेदी, रत्नाकर त्रिपाठी, सुधांशु त्रिवेदी जी, तृणमूल कांग्रेस ने मान लिया है कि ममता बनर्जी ने कॉल किया और वो ये कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं है कॉल किया, लेकिन प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी में, मतलब कूटनीति में राजनीति जोड़ने का क्या हिसाब है? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो तृणमूल कांग्रेस है वो क्रमशः उत्तरोत्तर और मानेंगे, जो चुनाव आगे बढ़ने दीजिए। शुरुआत तो आगाज तो उसी दिन हो गया था जिस दिन भवानीपुर छोड़कर वो नंदीग्राम गई थी, परंतु आज जो विषय है, देखिए बड़ी विचित्र सी बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश में जाकर किसी मंदिर में पूजा की, क्या उन्होंने कहा कि वोट दो? पूजा करने से आपको कैसे लग रहा है कि वोट प्रभावित हो रहा है? दूसरा, क्या भारत के चुनाव आयोग का जुरिस्डिक्शन बांग्लादेश के क्षेत्र में भी है, यानी बांग्लादेश में कुछ हो रहा है? तो तीसरा, एक बहुत अच्छी बात क्या हो गई जब हमारे विरोधियों ने माना कि बांग्लादेश के 2 मंदिरों में प्रधानमंत्री जी ने पूजा की, उससे पश्चिम बंगाल में प्रभाव हो रहा है। देखिए, राजनीतिक परिणाम क्या होगा ये 2 मई को पता चलेगा, पर राजनीति की विचारधारा पे चारों खाने चित्त हो गए। क्यों? ये तो कहते थे ना, पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन होता है देश, वो एक राजनीतिक सत्ता से नियंत्रित। हम कहते थे जियो कल्चरल नेशन, यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। हमारा मानना था देश की संस्कृति की आत्मा राजनीतिक सीमाओं से नहीं कटती, यानी आप स्वीकार कर रहे हैं कि जो हिस्सा भौगोलिक दृष्टि से हमारा नहीं है वहां से भी हमारा जुड़ाव है। इसीलिए हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात मराठा है, सिंध हमारा हिस्सा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक राजनीति की स्वीकार्यता का प्रतीक है। ईमानदारी से हमारे विरोधियों को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, अब हम मानते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्र होता है, भौगोलिक राजनीतिक राष्ट्र नहीं होता है। ये इसको स्वीकार कर ले तब आगे की बात। त्रिपाठी जी तो मुस्कुरा रहे हैं, त्रिपाठी जी तो मुस्कुरा के मुझे लग रहा है मान लिया क्या? त्रिपाठी जी मान लिया क्या आपने? हाँ, त्रिपाठी जी मान लिया क्या? नहीं, बता दीजिए, मान लिया क्या? रत्नाकर त्रिपाठी जी मान लिया क्या आपने? विनय सिंह जी आ रहा हूं इसके बाद। हाँ, नहीं, सुधांशु जी, ये जो देश की राजनीतिक सीमाओं की बात कर रहे हैं आप, देश की आत्मा मिट्टी में बसती है किसानों में। केदारनाथ सिंह ने लिखा कि यह धरती है उस किसान की जो मट्टी के संग साथ ही तपकर गलकर जीकर मरकर खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा मिट्टी में सोने का सपना। अरे हुजूर, मट्टी से जड़े मटुआ संप्रदाय से मिलने चले जाते हैं वो बांग्लादेश, क्योंकि ऐश्वर्या कपूर भी मानते हैं कि 2 करोड़ मटुआ वोट हैं। ये किसानों से कब मिलेंगे? असली मट्टी वालों से कब मिलेंगे जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं आपके? उसके लिए फुर्सत नहीं है। अरे जहां जहां वोट होगा वहां वहां वो जाएंगे। ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है, चाहे वो ट्रंप को जिताने जाएंगे, चाहे मटुआ संप्रदाय से। मैं तो खाली इसी बात से आश्चर्यचकित हूं कि प्रधानमंत्री जी ने मटुआ संप्रदाय में ये नहीं कहा कि मैं तो बचपन में मटुआ बंगाली बनना चाहता था, पता नहीं क्यों मैं वैश्य गुजराती पैदा हो गया। प्रधानमंत्री जी से कहिए कि पट्टी के लोग बैठे हुए हैं आपके दिल्ली के बॉर्डर पे, उनसे भी मिले, वो भी उनके वोट हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसान उनके विरोधी हैं तब भी मिले। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को तो हर व्यक्ति से मिलना चाहिए। वो संसद में बैठ के विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं वो, और आंदोलन जी भी वो कह रहे थे। अरे मुझे इतनी हंसी आई, कल मैं देख रहा था उनको, उन्होंने कहा 20-22 साल का था, बंगाल के लिए, बांग्लादेश के लिए, पूरी पाकिस्तान के लिए नहीं, वो पहले ही बांग्लादेश मान लिया, बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया और उसमें मैं जेल गया। ये मेरे जिंदगी के पहले आंदोलनों में पहला आंदोलन था। सुधांशु जी, आंदोलन जीवी सुन रहे हैं ना? मंत्री बैठ करके किसानों को गाली देते हैं, विनय सिंह आ रहा हूं, विवेक जी आ रहा हूं उसके बाद। जीवी कहते हैं। सुधांशु जी कहिए जाके मिले, मट्टी सरक रही है, मटुआ संप्रदाय से मिलने से कुछ नहीं होगा। वो जो मटुआ संप्रदाय बैठा है, जो हल कंधे पर रख के चलता है। जवाब आ रहा है त्रिपाठी जी, स्पीच मत दीजिए। हाँ बताइए। त्रिवेदी जी बोलिए। त्रिवेदी वर्सेस त्रिपाठी चल रहा है। त्रिपाठी जी ने पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में मंदिर में पूजा और उसका भारत पर पड़ने वाले प्रभाव, हमारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मगर मैं उनकी तरह नहीं मांगूंगा। त्रिपाठी जी जवाब बोले वो नहीं बोले, बीच में बोले। अच्छा, आपने त्रिपाठी जी बोलने दीजिए ना, एक एक करके। आप बोले वो चुप थे। असुविधा हो रही है, कोई बात नहीं, अपने अपने टर्न पे बोलिए। बेहतर डिबेट होती है, सबको सुनाई पड़ता है। वही मैं कह रहा हूँ, एक एक करके सबका व्यू समझ में आता है। अब मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि किसान, बिल्कुल सही बात है, किसान जिसकी पेट पीट एक हो गई होती है, पसीना बहा रहा है और मिट्टी से सोना उगा रहा है, वो ऑडी गाड़ी पे चलता है, वो मर्सिडीज पे चलता है, उसके लिए कनाडा से फतवा जारी होता है, उसके लिए रेहाना
जो कि 38,000 करोड़ और $38,000 पर मंथ अपने मेकअप पे खर्च करने वाले लोग उनके लिए फेवर में लिखते हैं। जनाब, किस किसान की बात कर रहे हैं? वो किसान है तेलंगाना में, वो किसान है विदर्भ में, वो किसान है आंध्र में, वो किसान है छत्तीसगढ़ में, वो किसान है बंगाल में। कितना किसान आंदोलन है बंगाल में बताइए साहब? वो किसान तो वो है जिसको सर्वाधिक लाभ प्राप्त है, जो किसानों में ईश्वर की कृपा से ये इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 जून का खाना नहीं मिलता, 2 जून का अनाज 8 महीने दिया गया। और दूसरी तरफ वो किसान जो कहते हैं 6 महीने का मैं राशन लेके बैठा हूं, 6 महीने का राशन रखने वाले, ऑडी मर्सिडीज पे चलने वाले, आप कह रहे हैं पेट पीट मिला के एक है। आप थोड़ी ईमानदारी अगर आप रखे होते तो किसान कौन है यह भी आपको समझ में आता। अच्छा बताइए त्रिपाठी जी, सवाल सुधांशु त्रिवेदी किस राज्य में? सुधांशु त्रिवेदी, रत्नाकर त्रिपाठी, ओनली वन ऑन वन। सुधांशु त्रिवेदी सवाल पूछ रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। सुधांशु जी, वो देशद्रोही हो जाएगा। अरे त्रिपाठी जी बताइए, किस राज्य में सर्वाधिक किसानों की आत्महत्याएं हुई हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। आप तो किसान मामलों के जानकार हैं ना, बताइए किस राज्य में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या की है पिछले 20-25 वर्षों? तो ऊपर किसान तो आपके बॉर्डर पे मर गए हैं। मोदी जी को उनकी लाशें नहीं दिखती हैं। गलत नहीं कहा गया। अरे किस राज्य में होता? जवाब दीजिए। हर बार भागने की कोशिश मत करिए त्रिपाठी जी कि आप बंगाल के मंदिरों से किसान पे आ गए। अब किसान पे मैंने पूछा किसान की आत्महत्या बताइए तो आप बॉर्डर पे आ गए। जवाब दीजिए। जवाब नहीं है, यही तो समस्या है। मैं बताता हूं, आप सत्य बोलने में आप कितना भी दबाव करेंगे मगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चलिए आप बोल लीजिए तब मैं जवाब दूंगा। त्रिपाठी जी, रत्नाकर जी सवाल पूछ के जवाब पूछ के सवाल एक एक करके सुनाई देता है। मैंने आपसे 1000 बार निवेदन किया है, प्लीज बोलिए सुधांशु जी, और फिर त्रिपाठी जी आप बोलिएगा एक एक करके। आपने 100-200 बार किया होगा, 1000 बार जिस दिन करेंगे मैं मान लूंगा। अरे ऐसा मत करा करिए बड़े भाई। चलिए बोलिए त्रिवेदी जी, बोलिए। त्रिवेदी जी सवाल कर रहे हैं। चलिए मैं जवाब देता हूं। सर्वाधिक किसानों की आत्महत्याएं महाराष्ट्र के विदर्भ में होती हैं। ऑफिशियल सरकारी आंकड़ा पिछली सरकार का भी और हमारी सरकार का। विनय सिंह विवेक जी, दूसरे नंबर पर वह राज्य है तेलंगाना, फिर है आंध्र, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है कर्नाटक। कहां किसान आंदोलन है बताइए ना। बंगाल में जहां चुनाव चल रहा है, जिस दिन 3 घंटे का चक्का जाम था उस दिन नड्डा जी की हमारे यहाँ सभा चल रही थी परिवर्तन यात्रा की। बताइए 1.5 से 2 साल तक आप क्यों पोस्टपोन कर रहे थे अपने बिल को? विवेक श्रीवास्तव कहां से? अगर ये नकली किसान थे यार। अरे त्रिवेदी जी, आपकी सरकार में किसानों ने आत्महत्या नहीं की थी। अब ये आ गए असली किसान वाले। विवेक केरल में एपीएमसी एक्ट गजब। ये तो गजब आ गए। असली किसान वाले आ गए जिन्होंने अपने राज्य में एपीएमसी रखा नहीं हो कहेंगे एपीएमसी के बगैर भी केरल में किसान बहुत खुश है, मगर दिल्ली में वो नाखुश है। सुन लीजिए पहले। अरे सुनिए महाराज, 300 किसान मर गए, आपको फर्क नहीं पड़ा। अगर ये किसान नकली थे तो आप समझौते के लिए क्यों आ रहे थे? अच्छा ये बताइए, आपके नेता बताइए जो लोग जिन्होंने किसानी में बुला रहे थे, किसान परिवार से पीयूष गोयल बात कर रहे थे, क्यों तोमर जी बात कर रहे थे? हमने पूरी ईमानदार कोशिश की। भैया आप अपनी ही सरकार, अरे साहब हमने तो पूरी कोशिश की जनाब, ईमानदारी से। आप अपनी सरकार को झुठला रहे हैं। या तो आप सही हैं या पीयूष गोयल सही हैं। तो चलिए पीयूष गोयल को कहां झुठला रहे हैं और तोमर जी को भी झूठा मान जो किसान थे वो तो छोड़ के चले गए। अब जो बचे हैं वो कौन है देख लीजिए। और सुनिए बंगाल में किसान आते हैं, बंगाल में भी किसानों की रैली हुई है। अच्छा पहले आप बोलिए। बंगाल में भी किसानों की रैली हुई है, यह भी समझ लीजिए। तो किसान कहीं नहीं उठा, ना किसान उठने वाला है। आपका वाटरलू किसान करेगा यहाँ पे, चिंता मत करिए। और ये जितना मर्जी चोर बाजारी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के बांग्लादेश। विवेक श्रीवास्तव जी, एक सेकंड आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को मानते नहीं है, आप किसी भी सरकारी संस्थान को मानते नहीं है, आप किसी भी न्यूट्रल संस्थान को मानते नहीं है। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी, और फिर मैं जा रहा हूं विनय सिंह के पास। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे, दीजिए सुधांशु। बोलिए अरे आप जी करके सब मानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थिति है बताइए। विवेक जी सुनना भी सीखिए। 30 साल राज किया, विवेक श्रीवास्तव सुनना भी कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ रहा है। इनकी शुभंकर दा को डालिए, शुभंकर दा को डालिए। अरे इनका ऐसे ही चलता है सुधांशु जी, ये बोल के ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे बोलेंगे एंटी अमेरिका इनकी सबकी अगली पीढ़ी अमेरिका में होती है। एक सेकंड, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति तो एकदम वो है जिसे एक हिंदी या उर्दू में शब्द होता है ना, खप्तुल हवास। अरे भाई ये बाकी तो छोड़िए, अपनी पार्टी के सिद्धांत को नहीं मानते। इनकी पार्टी कहती है कि धर्म एक अफीम है,
हम धर्म में विश्वास नहीं करते। और कम्युनिस्ट पार्टी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के सजदे में है। अरे गजब है भाई, अफीम भी खाने को तैयार है। जिसको अपनी पार्टी का सबसे बड़ा सिद्धांत मानते थे वो भी सब तिलांजलि देने को तैयार है। हाय किसी तरीके मिर्ची लगी है किसी को, मिर्ची लगी है किसी को, हैसियत मीडिया के सामने बोलिए ना, बोलिए जवाब दीजिए। रिलीजन इज एन ओपियम, और उसके बाद किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वाले के साथ आपने गठबंधन किया है। गजब है भाई। करें ये रोड पे कैमरा ला करके चैनलों का ध्यान लगाने का क्या मतलब? अरे भाई मेरे भाई बताइए ना, वो तो जो करे सो करे। आप यहाँ जवाब दिए बगैर मत जाइए। धर्म एक अफीम है तो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब की पार्टी के साथ गठबंधन क्यों है? जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ये तो वही बंगाल है जहाँ 2007 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के परिवहन मंत्री चक्रवर्ती पे इसलिए कार्रवाई हो गई थी कि दक्षिणेश्वर काली में जाकर पूजा करनी थी। उन्होंने कहा आप कम्युनिस्ट हैं, आप सार्वजनिक रूप से पूजा कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो कार्रवाई। और फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के आगे आप पूरी तरीके से दंडवत। जवाब दीजिए भाई। फुरफुरा शरीफ क्या सिद्धांत है कम्युनिस्ट पार्टी का? जवाब दीजिए। अंसारी सेकुलर है। आ रहा हूं राखी जी, आ रहा हूं। आपने फुरफुरा शरीफ वाला सेकुलर है और दक्षिणेश्वर काली में पूजा कर रहे इनका मंत्री, तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। बताइए। विनय सिंह शुभंकर भट्टाचार्य, विनय सिंह शुभंकर भट्टाचार्य, विनय सिंह आप हिंदू राष्ट्र प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं तो इन्हें दिक्कत है, और यहां ममता बनर्जी, शुभंकर दा आ रहा हूं, शुभंकर दा सवाल तो सुन लीजिए। शुभंकर दा, यहां ममता बनर्जी बीजेपी वाले से हाथ जोड़ के कह रही हैं कि आ जाओ नंदीग्राम में, नहीं तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। उससे दिक्कत नहीं है। आप भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ हो रहा है, बात हो रही है, समय डिसाइड हुआ है, दोनों प्रधानमंत्रियों की बायलैटरल है, 5 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं, 5, उस पर कोई ध्यान नहीं है। मथुआ चले गए, उससे दिक्कत है। शुभंकर दा, विनय सिंह, और फिर मैं आ रहा हूं वापस। शुभंकर दा, विनय सिंह। अग्रीमेंट्स की बात देखिए ऐश्वर्या जी, एक एक करके अग्रीमेंट्स की बात और ये सारी बातें होती हैं, लेकिन मैंने एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग देखा है। अगर यही चीज अगर आज के दिन में ममता बनर्जी अगर कर रही होती तो वो सबसे बड़ी गुनहगार होती। आप खुद गुनहगार करार देते कि भाई अचानक ममता बनर्जी मथुरा समाज को एक करके प्लीज आप दोनों से निवेदन है, एक आलोचक अगर उनका अपमान करते हैं तो भी समर्थन बढ़ता है। इसीलिए एक आपने नाम मेरा लिया, विनय सिंह शुरू हो गया, आपने कराया, यही चीज मैं बता रहा हूँ। तो उनको भाजपा का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके दूसरा भाई, अगर आज जीत रही है ना भाजपा को, अगर अपनी जीत दिखाई दे रही है, वो सोच रही है कि मीडिया मैनेजमेंट करके जीत जाए। कमीशन तो केवल कमीशन में करिए। ममता बनर्जी को कमीशन में विश्वास करती है, कट में, कमीशन में। यहाँ पे इनको विनय सिंह, शुभंकर भट्टाचार्य का सवाल भी विनय सिंह को खुद सुनाई देता है। डिप्लोमेटिक तो इस प्रकार के मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं चुनावी, यहाँ पे चुनावी डिस्कशन होगा कहाँ से, जब विनय सिंह जैसे लोग जब सुनने को नहीं तैयार है। बड़े बड़े नेता आते हैं, सुधांशु त्रिवेदी आते हैं, सुनने को नहीं तैयार है। अरे क्यों नहीं सुन रहे? सुधांशु त्रिवेदी सुन रहे, सुधांशु त्रिवेदी को डाला जाए। यही काम अगर सुधांशु त्रिवेदी सुन रहे हैं, अगर ममता बनर्जी पहुंच जाए। अरे भाई सांसद महोदय सुन रहे हैं आपकी बात, की राजनीति हो रही है। सांसद जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? बोलते तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। एक सेकंड शुभंकर दा, आपने कहा सांसद महोदय सुन नहीं रहे, सब सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। सांसद महोदय सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सांसद जी मुझे ये समझाइए, सिर्फ आप, प्रधानमंत्री जाते हैं मथुरा, यही देख रहा हूं, बांग्लादेश जा रहे हैं, 5 बायलैटरल होते हैं, उसकी कोई बात नहीं करता। बायलैटरल की बात कोई नहीं करता है, सब बात करते हैं कि मंदिर में क्यों गए, मंदिर में क्यों गए, इसकी बात हो रही है सिर्फ, कि प्रधानमंत्री मथुआ समुदाय के मंदिर में क्यों गए। जहां आज तक कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं गया, वहां नरेंद्र मोदी कैसे चले गए भाई? तो ये बोलना चाहता हूं अचानक। हाँ सुधांशु जी, आज अचानक मटुआ समुदाय ही क्यों? एक मिनट में एक बात बोलना चाहता हूं। एक करके शुभंकर दा आपके पास आऊंगा। समुदाय क्यों? शुभंकर दा, हाँ ठीक है, सवाल जवाब आ रहा है। शुभंकर दा सवाल पूछ लिया, जवाब तो लीजिए उसके। क्या टाइम वेस्ट मत करिए शुभंकर दा, जवाब आ रहा है आप ही के सवाल। पहले सवाल पूछिए, सवाल आपने सुना कहां? पूछ लिया, सुन लिया। सवाल आपने सुना कहां से? सुन लिया शुभंकर दा। बोलने का आपके यहाँ पे साहब, ये तो पूरा एक, दोबारा बोलिए शुभंकर दा, हाथ जोड़ रहा हूं, बोलिए। आपने बोला, आपसे निवेदन कर रहा हूं, बोलिए शुभंकर दा, बोलिए, दोबारा पूछिए। मैं यही पूछ रहा हूं कि आज के दिन में साहब, मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर विपक्ष का कोई नेता अगर बांग्लादेश पहुंच गया होता तो आज यही भाजपा तुरंत पहुंच जाती और इलेक्शन कमीशन तुरंत मान लेती कि भाई ये जो है ये भाई बहुत बड़ा उल्लंघन हो गया, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भाई उल्लंघन हो गया, आचार संहिता का उल्लंघन हो गया। लेकिन
हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर करते हैं तो साहब को उल्लंघन नहीं है, किसी तरीके का उल्लंघन नहीं हो सकता, क्योंकि द किंग कैन डू नो रॉन्ग। बात है कि राजा गलत नहीं कर सकता, और ये राजा हैं जो गलत नहीं कर। अच्छा, अब आप सवाल पूछ रहे थे कि आप स्पीच दे रहे थे, तमाम जैसे भी सर आप सवाल पूछ रहे थे कि स्पीच दे रहे वाले खड़े हो जाएंगे। सर आप सवाल पूछ रहे थे, आपने मुझे बताया यही काम अगर ममता बनर्जी करती तो अब सवाल क्या है आपका? सबसे पहले आप होते शुभांकर दा, ये क्या वहां पे खड़े हो जाते? आप पहले ही प्रियम कर लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, रत्नाकर त्रिपाठी। शुभांकर दा थोड़ी सवाल पूछ के ऐसे करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी। पहली बात, 2021 में बांग्लादेश के स्थापना की स्वर्ण जयंती और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का शताब्दी वर्ष, और यह कार्यक्रम तो चुनाव की तिथि से पहले तय हो गया था बांग्लादेश के द्वारा। इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अब आपकी वजह से, चुनाव की वजह से क्या वहां का स्वर्ण जयंती समारोह या शताब्दी वर्ष हटा दिया जाता? अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। चुनाव आयोग में आप आपत्ति किस बात पे करेंगे? अगर धर्म के नाम पर वोट देने की अपील की गई हो, अगर मंदिर जाने पे है, तो ये तो चुनावी मौसम में मंदिर जाने वाले तो कितने नेता विपक्ष के हैं जो कब उन्होंने ही दिखाई पड़ते मंदिर में। जिस दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं उस दिन मंदिर जाते नहीं दिखते। हम और आप हैं, जिस दिन नौकरी लगेगी या नया पद मिलेगा उस दिन भगवान के पास जाके आदमी जरूर मंदिर में जाके प्रणाम करता है। वो उस दिन तो नहीं दिखे, पूरे 24 घंटे कैमरा थे साथ में, और चुनाव के दौरान दिखते। मंदिर जाने पर आप कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो याद करिए, इनको मंदिर जाने पर आपत्ति नहीं है। मैं चुनौती से कहता हूं, जाके चेक कर लीजिए। 3 साल पहले इंडोनेशिया गए थे तो क्या आपत्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष ने? मस्जिद क्यों चले गए? वहां मस्जिद गए तो भारत तो मस्जिद में क्यों नहीं जाते? मैरीटाइम समझौते पर कोई टिप्पणी नहीं की, मस्जिद क्यों गए इस पर टिप्पणी? इनको तो भैया समस्या। और ये बताइए कहां मंदिर नहीं गए? पहली विदेश यात्रा की मोदी जी ने भूटान में, तो वहां बौद्ध मंदिर गए। दूसरी यात्रा की नेपाल में, याद करिए काठमांडू के मंदिर से बाहर निकलते हुए। अरे यूनाइटेड अरब अमीरात में वो गुरुद्वारे में गए। क्या आपको बात है भाई? वो तो सदैव जाते हैं। हाँ, दिल में दर्द उनके होता है तो सिर्फ चुनाव के मौसम के समय मंदिर में जाते हैं। और मैं टेक्निकल बात ये कह दूं कि ये मुझे बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने कौन से चुनाव आयोग की धारा का उल्लंघन किया है? क्या उन्होंने धर्म के नाम पर कोई वोट मांगा है? नंबर 2, भारत के चुनाव आयोग का कौन सा जुरिस्डिक्शन ढाका में लागू होता है? दोनों बातों का तकनीकी उत्तर दे दें, मैं इनका बिल्कुल सारी बात मानने को तैयार। रत्नाकर त्रिपाठी बताइए रत्नाकर जी। अरे भाई देखिए, वो लोग नामाकूल हैं जो मोदी जी के मस्जिद जाने पे आपत्ति करते हैं। मोदी जी तो इंदौर के मस्जिद में शिवराज जी के साथ गए और वहां उन्होंने नौहा भी गाया कि रो रो के आई फातिमा की सदा, हाय बेटा मेरा जब जिबह प्यासा हुआ। तो मुझे उनके मस्जिद या मंदिर जाने पे आपत्ति नहीं है। त्रिवेदी जी की दिक्कत यह है कि कोई कही नहीं रहा है कि वो मंदिर क्यों गए, इसलिए बेचारे अब तक स्पीच में मैं गिना 38 बार कह चुके कि मंदिर जाने पे आपत्ति है, मंदिर जाने पे आपत्ति है। और रही बात दूसरी, तो उर्दू का एक और लफ्ज है, शेर है कि शहर अंदेशा काजी दुबर। शहर में अंदेशा हुआ, काजी जी दुबले होने लगे। आज जो हम लोग को कह रहे हैं कि मटुआ संप्रदाय में गए तो हम लोग दुबले हो रहे हैं, ये वही लोग हैं कि जब राकेश टिकैत और उसके संग के लोग बंगाल में जाके जिन्होंने कहा कि मोदी जी को वोट नहीं देना है, किसानों के साथ नहीं है, तो छाती पीट पीट के नौहाखानी करने लगे कि हाय मर जाएंगे, हाय मर जाएंगे। देखिए राकेश टिकैत क्यों गए, देखिए खालिस्तानी चले गए, देखिए देशद्रोही चले गए। अरे मोदी जी का विरोध करने बंगाल चले गए। अरे बांग्लादेश नहीं ना गए, मटुआ संप्रदाय से मिलके बोलते हैं मोदी जी कि मैं भी आपके संप्रदाय में गया था वेस्ट बंगाल में, बड़ा लोगों ने प्यार किया और सबसे अच्छा बोरो माँ का प्यार मुझे लगा। थोड़ा सा मुंह गोल करके बोलते हैं बंगाली जो बोलना चाहते हैं, हालांकि बंगाली बोल नहीं पाते हैं। तो सरकार आपत्ति इस बात पे है, आपकी नीयत में खोट है। आप सरकार बनाने जाते हैं अमेरिका में, अब की बार ट्रम्प सरकार, आप अचानक चले जाते हैं। अरे आप गए थे बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस में, बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस में होकर चले आए होते, आप मटुआ संप्रदाय से मिलकर चले आते, आप दोनों काली मंदिर में। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, आपको सुन लिया। सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, प्रोफेसर रागी आ रहा हूं, उसके बाद प्रोफेसर रागी आ रहा हूं, राखी जी आ रहा हूं, विनय सिंह आ रहा हूं। दोनों बात पहली बात अरे भाई इनको डर क्यों लग रहा है? इनको डर इसलिए लग रहा है कि मटुआ संप्रदाय के जो लोग भारत में आते रहे थे उनको आज तक नागरिकता नहीं दी गई। त्रिपाठी जी अब रुकिए भी तो। इनको डर इस बात पे लग रहा है, हमारी सरकार ने कहा हम नागरिकता देंगे सीए के तहत। अब भाई त्रिपाठी जी क्या तरीका है? मैं आपकी बात शांति से सुनता हूँ और आप अपने प्रवचन मुद्रा से नीचे ही नहीं आते। बाकी आप बोल लीजिए तब मैं बोलता हूँ। त्रिपाठी जी बोल लिया आपने, अब जवाब तो लीजिए, बोलिए सुधांशु जी। अब मैं जवाब थैंक यू, धन्यवाद।
आभार आपका। बोलिए सुधांशु। अब मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल, देखिए समस्या जानते क्या है? डर मंदिर से नहीं है, पूजा करने से नहीं है, डर अपने पापों से है। मथुआ समुदाय के जो लोग वहां से भागकर यहां आए थे, उन्हें आज तक नागरिकता नहीं मिली, मगर यूपीए सरकार के समय में उनके गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा था कि तकरीबन 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में हैं और किसी ने आज तक आवेदन ही नहीं दिया नागरिकता के, और सब वोटर बन गए। वाह वाह भाई वाह, वो सब तो बन गए वोटर, ये बेचारे वोटर नहीं बने। हमने कहा है कि हम इन्हें वोटर बनाएंगे, इसके लिए दिल में दर्द है, इसलिए खौफ है अपने पापों से। दूसरा, आपने कहा हमने टिकैत की आलोचना नहीं की, आने कोई भी कहीं भी आए टिकैत जी का पूरा स्वागत है। अरे भाई, वो गाजियाबाद से लेके गाजियाबाद और मेरठ छोड़िए, वो तो गाजीपुर और जौनपुर में भी अपनी सभा नहीं कर पाते, चलिए यहां पे आए। समस्या क्या थी? अरे हमने तो सिर्फ ये सवाल उठाया ना त्रिपाठी जी, देखिए आपने अपने टर्न में बोली है, ऐसे बीच में डिस्टर्ब करने से आप दर्शकों के साथ भी अन्याय करते हैं अगर बीच में बोलने लगते हैं। अब मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। जवाब तो दे दीजिए। ममता जी ने कहा था बाहरी हमें आप बोलेंगे, मेरे को ऑडियो नहीं करना है, एक-एक करके। तो टिकैत जी बंगाली हैं, या अतुल अंजान बंगाली हैं, योगेंद्र यादव बंगाली हैं, रज्जोवाल जी बंगाली हैं। वो कहते बंगाली बंगला में बोलने वाला सिर्फ वही हमको चाहिए। ये कौन है भाई जिनके लिए डोला सेन चली गई उनका स्वीकार करने के लिए, और वो बोल भी रहे हम पूरा समर्थन करेंगे। भाई अगर समर्थन था तो दिख जाता, जिस दिन चक्का जाम था बंगाल रुक जाता, हम मान लेते। और चलो अब जवाब दीजिए ना, बाहरी बनाम बंगाली क्या है? ये बाहर से आए हुए जो मथुआ समुदाय के लोग हैं वो तो बाहरी है, बाहर से आया हुआ रोहिंग्या मेरा अपना है, बाहर से आया हुआ बांग्लादेशी मुस्लिम मेरा अपना है। कहती मैं देखती हूं कौन इनको बाहर निकालता है। और ये टिकैत जी, रज्जोवाल जी, योगेंद्र यादव जी, अतुल अंजान जी, ये तो मेरे अपने हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाएं तो वो बाहरी है। जनाब यहां पर भी दो मुहा चेहरा बहुत साफ विवेक श्रीवास्तव, और बस उसी दो मुहे चेहरे का डर दिखाई पड़ रहा है। डर अपने आईने से दिख रहा है, डर कोई दूसरा डरा नहीं रहा है। आपकी पार्टी किसानों से नफरत क्यों करती है? आप किसानों से इतना क्यों चिढ़ते हैं? प्रोफेसर रागी, नहीं, आप किसानों से इतना क्यों चिढ़ते हैं? बोलिए 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 विवेक जी, से इतना क्यों चिढ़ते हैं? सुधांशु जी चिढ़ते हैं क्या? आपको चिढ़ है? क्यों किसानों से आपको इतना चिढ़ है त्रिवेदी जी? लागू नहीं करते। कितनी अच्छा खरीदारी की थी त्रिपुरा में, बंगाल में और केरल में, बताइए त्रिपुरा और बंगाल में कितने किसानों को आपने एमएसपी दिया? अगर किसान नेता बंगाल पहुंच गए हैं और वहां पे एजिटेशन कर रहे हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द है? अगर वो ये नारा लगा रहे हैं किसी को वोट दे दो। अरे हमें कौन सा दर्द है? आपके अतुल कुमार अंजान बोल दिए कि जरूरत पड़ने में हम ममता को समर्थन दे देंगे। हमें तो सब समझ में आ रहा है। इट इज बीजेपी वर्सेस रेस। ममता को बिल्कुल नहीं, गलत जा रहे हैं आप। अरे पेट में दर्द आपके हो रहा है जनाब, पहले कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं, फिर त्रिपुरा शरीफ के कदमों के तले जाके बैठ जा रहे हैं अफीम खाने के लिए, आपके शब्दों में। प्रोफेसर रागी कुछ बोल रहे हैं। सुधांशु जी 1 मिनट, सुधांशु त्रिवेदी जी 1 मिनट, सबके खिलाफ। प्रोफेसर रागी जवाब दे रहे हैं, प्रोफेसर रागी जवाब दे रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या, ये सब जो बातें जब कही जाती है टेलीविजन चैनल पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है, तो ये सब रेटरिक है, ये तथ्यों के आधार पर नहीं है। ये एक चुनावी जुमला है, ये जुगाली है, ये बौद्धिक जुगाली आप कह सकते हैं इसको। इसमें कोई तथ्य और तर्क नहीं होते हैं। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री ने किसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का किसी तरह का वायलेशन किया है। देखिए एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। क्या कैमरा के सामने पूजा क्या है? विवेक जी मेरे साथ इस समय वो बीजेपी के नेता हैं, पाल साहब, मैं जा रहा हूं उनके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा। सांसद महोदय, ये वही नेता है जिनको ममता बनर्जी ने कॉल किया था। प्रलय दा, ममता दीदी ने कॉल किया, आपने तो बहुत इज्जत से उन्हें दीदी दीदी कहा, लेकिन वो चाह क्या रही थी? अभी सुबह दीदी का कॉल किया था, मेरे पास आया था। दीदी बोला कि तुम तो लड़ाकू कार्यकर्ता है, अच्छा मेरे पास आओ, आ जाओ, तुमका डिमांड क्यों से बोलिए। डिमांड मतलब प्रलय जी, डिमांड मतलब कि डिमांड किया था, तुम मेरा पास मेरा दल के लिए काम करिए, तुम डिमांड बोलिए। तो मैं बोला कोई कुछ नहीं डिमांड है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता है, तृणमूल के हटाने के लड़ाई था। हाँ, या कोई डिमांड नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन प्रलय था, ममता दीदी ने क्या बोला, क्या डिमांड है? आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने
ममता बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जब आपको आपके अनुसार आज सुबह कॉल किया दादा, तो आपको बोला कि क्या डिमांड है, पूछा आपसे कि टीएमसी आने के लिए क्या डिमांड है? नहीं 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 हाँ। दीदी दीदी बोला जे तुम्हारा डिमांड क्या है, तुम मेरा दल के लिए काम करिए। अच्छा। तो मैं बोला जे कोई डिमांड नहीं है, आपको दल जो है तृणमूल कांग्रेस दल जो है वो तो मेरा रेसिडेंट के नहीं दिया था। हाँ। मैं नागरिक के लिए रेसिडेंट चाहिए, सिर्फ एक रेसिडेंट चाहिए। हाँ। कोई हाउस के डिमांड नहीं है, कोई सर्विस के डिमांड नहीं है, सिर्फ एक रेसिडेंट चाहिए। हाँ। लेकिन तृणमूल प्रधान जो है हाँ। वो भाजपा के लिए कोई रेसिडेंट नहीं दिया था। हाँ। और डीएम साहब बोला, बीडीओ साहब बोला, लेकिन ममता बनर्जी ने आपको आज कॉल किया। दीजिए प्रलय दा, लेकिन आपकी और नेताओं से बात हुई होगी, तो क्या ममता बनर्जी ने सिर्फ आपको कॉल किया? दादा मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल है, आखिरी, मुझे पता आपको जाना है। क्या ममता बनर्जी ने सिर्फ आपको कॉल किया या फिर बीजेपी के और नेताओं को भी कॉल किया है? ना वो मालूम नहीं, मेरा को कॉल किया था। आपको कॉल किया? कितना लंबा बात हुआ दादा? हमने वो सुना है ऑडियो सुबह। हाँ दादा, 2 मिनट बाद हुआ, 2 मिनट के बाद हुआ ममता बनर्जी से सुबह 9:26 AM ममता बनर्जी से बात हुआ। ये कहा कि बीजेपी छोड़ के तृणमूल आ जाओ, और क्या डिमांड है बताओ? सेफ के हाँ। तब मैं से बोला जे ये इज्जत के लिए, ये लड़ाई के लिए बिक्री नहीं हुआ था, ये शुभेंदु दा के लिए लड़ाई करने के लिए जरूरी है, नंदीग्राम से बीजेपी के लिए लड़ाई करना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रलय पाल जी। के दल है जी, वहाँ पे कोई समझ गया दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुना आपने, यही वो आपके नेता हैं जिनको आज ममता बनर्जी ने कॉल किया, प्रलय पाल, और कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बोला क्या डिमांड है बताओ इधर आने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हैं आपके, प्रलय पाल जी सुन रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सुना आपने? देखिए, नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी जी हमेशा मुस्कुराते रहते, कुछ हो जाए, कांग्रेस 40 से 4 हो जाएगी, ये त्रिपाठी जी मुस्कुराते ही रहेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी ये बताइए। त्रिपाठी जी बिल्कुल, त्रिपाठी जी निष्काम कर्म के प्रतीक है। अच्छा, निष्काम कर्म के प्रतीक है वो। कोई भी पार्टी, उनकी पार्टी कितनी भी डाउन जाए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, अच्छी बात है। देखिए प्रलय पाल जी ने जो कहा, इससे मुझे एक बात बड़ी रोचक ध्यान आई है। हाँ, देखिए ऐश्वर्य जी सुनिए, जब किसी को अपने सामने प्रलय दिखने लगे तो उसकी मति भ्रमित हो जाती है और वो कहीं भी इधर उधर हाथ मारना शुरू कर देता है। कमोबेश वही स्थिति तृणमूल कांग्रेस और उनकी नेत्री ममता बनर्जी जी की होती जा रही है। उनकी पराजय अवश्यंभावी है, तो अवश्यंभावी पराजय से बचने के लिए येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद जो कुछ भी किया जा सकता वो करने का प्रयास है। परंतु मेरा मानना है कि बंगाल की जनता ने अब तय कर लिया है कि ये खेला किस तरफ जा रहा है, और कहीं ना कहीं ममता जी का पहले सीट बदलने के बाद प्रलय पाल जी जैसे नेताओं से इस प्रकार का ऑफर, डिमांड प्रकार की बात करना, ये दिखा रहा है कि अभी क्या स्थिति है। अभी तो वो सत्ता में है, हम विपक्ष में हैं। 2 मई आने दीजिए, अभी तो रात है इतनी मतवाली, तो सुबह का आलम क्या होगा ये 2 मई की शाम को हम देखेंगे। सुधांशु बताइए त्रिपाठी जी क्या कहेंगे अब आप? प्रलय पाल तो कह रहे हैं कि उन्होंने बोला क्या डिमांड है? अरे सौदेबाजी कहने लगे हैं, सौदेबाजी नहीं चलेगी। अच्छा, अरे डिमांड क्या है? वही जो गृह मंत्री जी ने सौगात रहा है मुकुल रॉय को किया, वही डिमांड है। हाँ। क्या डिमांड है आपकी? मंत्री बनना चाहते हो, बना देंगे, मेरा प्रचार कर दो, और क्या डिमांड है? तो जो डिमांड गृह मंत्री जी, आपको रोक रहा हूं, मेरे साथ पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जाइएगा मत आप। दिलीप घोष दादा, अभी मेरे साथ प्रलय पाल थे दादा। प्रलय पाल कह रहे ममता बनर्जी का फोन आया और मान गई है तृणमूल कांग्रेस भी, तो अब ये क्या आकलन लगाते हैं आप? अगर मैं ये सोचूं तो कोई मुख्यमंत्री कॉल कर रहा है बीजेपी के नेता को, दूसरी पार्टी के नेता को कि आ जाओ, इसका मतलब हार उनको दिख रही है। दिलीप घोष दादा जी, बिल्कुल हार दिख रही है। इसलिए ये जो हरकतें हो रही है, बातचीत, उनकी भाषण की शैली बदल गई है। पिछले 5-7 दिन से बम बंदूक की आवाज और हमारे 3 कार्यकर्ताओं की हत्या, तो हर प्रकार की हथकंडा अपना लिए हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल जो मौका मिला उसमें कुछ नहीं कर पाए, लोग उनसे विमुख हो गए हैं, मुकर गए हैं, इसलिए हर प्रकार की हथकंडा अपना रहे हैं।
अभी जिस संस्था को उन्होंने किराए में लिए थे उनके लोगों ने भरपूर प्रयास किया, तोड़ने के लिए नहीं हो पाई। अब मुख्यमंत्री खुद गिड़गिड़ा रही है, सबको उन्होंने विनय कर रही है। इससे पता चल रहा है कि फास्ट फेज से ही वो ट्रैक से बाहर हो गए हैं। नहीं, लेकिन एक मुख्यमंत्री का मैंने ये सवाल सबसे पूछा। दिलीप जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप अपने हर एक पार्टी कार्डर, अपने हर एक कार्यकर्ता को जानते हैं। ममता बनर्जी ने अभी तक एक ही को कॉल किया है कि औरों से भी आई है आपको ये जो जानकारी है? क्योंकि नंदीग्राम में ये व्यक्ति बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन्होंने जी देखिए, ये तो बात कई फोन कई लोगों के पास आता है, आईपैक के लोगों का फोन भी काफी लोगों के पास आया, कुछ लोग बताए कुछ लोग नहीं बताए। अब मुख्यमंत्री किन किन को फोन किए हैं शायद आगे पता चलेगा हम लोगों को। अभी इन्होंने जबकि स्वीकार किया है और वायरल किया है तब सबको पता चल रहा है। तो आज ममता बनर्जी जो बोलती इंच इंच में लड़ाई लड़ेंगे, आप सबको गिड़गिड़ा रहे हैं, सबको बोल रहे हैं आ जाओ सहायता करो, हमारा काम करो। इससे पता चल रहा है कि पासा पूरी तरह उलट चुकी है। नहीं, पासा पलट चुकी है, लेकिन पहले वोट पर ये तो पहले जो फेज है उसी में ममता बनर्जी की हार दिख रही है। और ममता बनर्जी को जब कॉल करके किसी बीजेपी के नेता को बोले कि आ जाओ भैया मेरे लिए काम कर दो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो अभी तो 7 फेज और बचे हैं दिलीप घोष जी। नहीं, देखिए राजनीति में तो छल बल कौशल चलता ही है। शायद इसी सिलसिले में उन्होंने अपना एक कार्रवाई शुरू की है, लेकिन बंगाल की जनता भी मन बना चुकी है कि इस बार परिवर्तन होना है। और जिस क्षेत्रों से ये फर्स्ट जो फेज शुरू हुआ है, हमारा हार्डकोर इलाका है, यहाँ लगभग एमपी सब जीते हैं हम। और पंचायत चुनाव में भी पूरी जीतने वाली थी, लेकिन चुनाव होने नहीं दिया गया, नॉमिनेशन होने नहीं दिया गया। लोगों को मन में जो क्षोभ था वो पार्लियामेंट चुनाव में लोगों ने उसका करके दिखाया, उनको सिखाया। और जो बचा कुचा थोड़ा बहुत 2-4 विधानसभा में हम पीछे थे जी, हम पिछले 2 साल से काम कर रहे थे, उसका परिणाम आ रही है। और मुझे लगता है कि इस बार सारा टीएमसी साफ हो जाएगी, जंगल महल में केवल बीजेपी ही रहेगी। तो ये थे पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिलीप घोष। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप घोष जी। मैं जा रहा हूं सीधा आखिरी 30 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, आखिरी 30 सेकंड सुना आपने पाल साहब को भी सुना और आपने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी सुना। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आज प्रथम चरण का मतदान हुआ है और उसके बाद जिस प्रकार की बातें प्रकाश में आई हैं, आप कह सकते हैं कि प्रथम चरण के समाप्त होते होते तृणमूल कांग्रेस की निर्णायक पराजय का शंखनाद हो गया है। और अंतर स्थल में कहीं ना कहीं ममता जी ने भी ये स्वीकार कर लिया है, प्रलय पाल को फोन करना इसी चीज का प्रतीक है। और आप प्रतीक्षा करिए, जो हमारे नेताओं ने कहा है 2 मई आई और दीदी गई। राकेश जी माफी चाहता हूं, विनय सिंह जी माफी चाहता हूं, समय कम है। विवेक जी, आज कहीं मत जाइएगा, त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं अभी भी। मिलेंगे त्रिपाठी जी दोबारा, परेशान मत होइए कल। बहुत बहुत धन्यवाद।